नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष की, लेकिन रुकिए, भारी भरकम गणनाओं या मुश्किल चार्ट्स की नहीं, बल्कि कुछ ऐसे उपायों की जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। हमारे पास एक गाइड है, इसका नाम है इजी टू डू नक्षत्रा रेमेडीज। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ज्योतिष को पूजा पाठ से निकालकर, मतलब हमारे किचन, हमारे बटुए और हमारे आस पड़ोस के जानवरों तक लाया जा सकता है। हाँ, और क्या इन छोटे छोटे रोज किए जा सकने वाले कामों के पीछे कोई बड़ा दर्शन छिपा है? हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नक्षत्र यानी वो 27 चंद्र भवन जो वैदिक ज्योतिष की रीढ़ है। ये गाइड कहती है कि आपको कोई विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही सामान्य नियमों से होती है। बिल्कुल। और पहला नियम तो बहुत ही सीधा सा है। गाइड कहती है कि अपने जन्म नक्षत्र की एक तस्वीर अपने पास रखनी चाहिए। एक तस्वीर। हाँ, अब ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इसके पीछे का विचार ये है कि आप अवचेतन रूप से उस नक्षत्र के सकारात्मक गुणों से खुद को जोड़ रहे हैं। एक तरह का रोज का रिमाइंडर है ये। ये तो आसान है, लेकिन फिर एक नियम है जो थोड़ा तकनीकी लगता है। इसमें लिखा है कि हर किसी को अपने जन्म नक्षत्र से 16वें नक्षत्र का उपाय जरूर करना चाहिए। अब ये 16वें नक्षत्र का क्या चक्कर है? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत के मुताबिक ज्योतिष में 16वें नक्षत्र को सांघातिक नक्षत्र कहते हैं। संघातिक? हाँ, जिसका मोटा मोटा मतलब है टकराव या संघर्ष लाने वाला। तो इसका उपाय करके आप उस संभावित चुनौती की ऊर्जा को पहले से ही शांत कर रहे होते हैं। एक तरह से ज्योतिषीय रोकथाम है ये। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। और भरनी नक्षत्र के बारे में भी एक खास चेतावनी दी गई है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। गाइड इस बात पर जोर देती है कि अगर किसी की कुंडली में कोई भी ग्रह भरणी नक्षत्र में है, तो उस व्यक्ति को उस ग्रह से जुड़े घर के फल मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है। ओह, इसलिए उसे जीवन भर भरणी नक्षत्र के उपाय करते रहने की सलाह दी जाती है ताकि वो ऊर्जा संतुलित रहे। मुझे एक बात और दिलचस्प लगी। राहु केतु जैसे बड़े ग्रहों के लिए, जिनके नाम से अक्सर लोग डरते हैं, उपाय बहुत ही सरल दिया गया है। सिर्फ दरवाजे पर अगरबत्ती जलाना। क्या वाकई इतना काफी है? यहाँ बात उपाय के बड़े या छोटे होने की नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह की है। स्रोत के नजरिए से घर का मुख्य दरवाजा ऊर्जा के आने जाने का रास्ता है। ठीक है। केतु को अलगाव का कारक माना जाता है, तो घर से बाहर निकलते समय बाईं ओर चंदन या लोबान की अगरबत्ती जलाकर आप उस ऊर्जा को शांत करते हैं। और राहु के लिए? वहीं राहु, जो भौतिक इच्छाओं से जुड़ा है, उसके लिए दाईं ओर चंदन या गुग्गुल जलाने से घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा संतुलित होती है। ठीक है, तो ये सब प्रतीकात्मक है और यहीं से ये गाइड एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। जब हम नक्षत्रों के विशेष उपायों को देखते हैं तो उनमें प्रकृति और जानवरों की देखभाल पर जबरदस्त जोर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे ज्योतिष का सीधा कनेक्शन करुणा से है। बिल्कुल, ये चीज तो इस गाइड का दिल है, कह सकते हैं। यह ज्योतिष को सितारों से उतारकर धरती पर ले आती है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के लिए कुत्तों को खिलाने को कहा गया है। अच्छा। क्योंकि अश्विनी केतु का नक्षत्र है और ज्योतिष में कुत्तों का संबंध केतु से माना जाता है। तो आप एक जानवर की सेवा करके एक ग्रह की ऊर्जा को शांत कर रहे हैं। और सिर्फ कुत्ते ही नहीं, बिल्लियों का भी जिक्र है, वो भी नर और। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बारीक बात है। हाँ, पुनर्वसु नक्षत्र अगर कर्क राशि में है तो मादा बिल्ली को दूध पिलाने की सलाह है, क्योंकि कर्क राशि और पुनर्वसु दोनों ही मातृत्व और पोषण की ऊर्जा से जुड़े हैं। और अश्लेषा के लिए नर बिल्ली को से इसी तरह गायों की सेवा को तो लगभग हर जगह महत्व दिया गया है। उत्तरा फाल्गुनी के लिए भूरी गाय को भीगी हुई हरी मूंग खिलाना, हस्ता नक्षत्र के लिए हरी घास। मैंने एक और खास उपाय पढ़ा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लिए। इसमें जुड़े हुए केले पर शहद लगाकर गाय को खिलाने की बात है। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, यहाँ हर चीज का प्रतीक है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध बृहस्पति और शनि दोनों से है। जुड़ा हुआ केला जोड़े या संबंधों को दिखाता है। शहद मिठास का प्रतीक है और गाय तो है ही बृहस्पति का प्रतीक। तो ये उपाय रिश्तों में मिठास और स्थिरता लाने के लिए एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक कार्य बन जाता है। वाह, लेकिन एक उपाय ने मुझे सच में चौंका दिया। पुष्य नक्षत्र के लिए गधे को खिलाना। आमतौर पर गाय या कुत्ते की बात होती है, गधा क्यों? बिल्कुल, और यही इस गाइड की खूबसूरती है। पुष्य नक्षत्र शनि ग्रह से जुड़ा है,
जो मेहनत, सेवा और विनम्रता का प्रतीक है। और गधा भी तो इन्हीं गुणों का प्रतीक है ना? वो बिना शिकायत किए चुपचाप सबसे ज्यादा बोझ ढोता है। सही बात है। तो जब आप गधे की सेवा करते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन में शनि की सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे होते हैं। मतलब ज्योतिष सिर्फ ग्रहों और तारों को देखना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि हमारे घर के बाहर चींटियों को चीनी मिली या नहीं। ये तो सोच का पूरा नजरिया ही बदल देता है। धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रों के लिए भी चींटियों को खिलाने का जिक्र है। हाँ, धनिष्ठा के लिए चींटियों को गुड़ और शतभिषा के लिए काली चींटियों को काले तिल और चीनी। ये दिखाता है कि कोई भी जीव छोटा नहीं है, हर जीव उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। तो जानवरों और प्रकृति से जुड़ने का मतलब है खुद को ब्रह्मांड से जोड़ना। इसी तर्क को आगे बढ़ाऊं तो दान और दूसरों की मदद करने का भी इसमें बहुत महत्व होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन उपायों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान पर आधारित है, लेकिन ये सिर्फ पैसे का दान नहीं है। ये सही मंशा से सही व्यक्ति को सही चीज देने पर केंद्रित है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या कोई भी दान चलेगा या हर नक्षत्र के लिए खास दान बताया गया है? जैसे अश्विनी के लिए दवाइयां ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। हर दान के पीछे एक तर्क है। अश्विनी नक्षत्र के अधिपति देवता अश्विनी कुमार हैं, जिन्हें देवताओं का वैद्य या हीलर माना जाता है। अच्छा। तो जब आप अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव में किसी को दवाइयां दान करते हैं तो आप सीधे सीधे उस नक्षत्र की हीलिंग ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। समझ गई। तो रोहिणी नक्षत्र के लिए युवा लड़कियों को परफ्यूम या कॉस्मेटिक्स देने के पीछे भी यही लॉजिक है? बिल्कुल। रोहिणी नक्षत्र का संबंध सुंदरता, कला से है और इसका स्वामी ग्रह शुक्र है। तो जब आप सुंदरता से जुड़ी चीजें दान करते हैं, आप शुक्र की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। और पूर्वा फाल्गुनी के लिए ये उपाय और भी गहरा हो जाता है। गाइड कहती है कि किसी गरीब व्यक्ति की बेटी को ऐसी महंगी चीजें दो जो वो खुद खरीद नहीं सकते। यहाँ सिर्फ दान नहीं, बल्कि किसी के जीवन में खुशी और आत्मसम्मान लाने की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजों का दान भी है। चित्र नक्षत्र के लिए किसी को मोबाइल फोन या पेन पेंसिल देना। हाँ, और कुछ उपाय तो सीधे भक्ति और श्रद्धा से जुड़े हैं। जैसे केतु की समस्या के लिए काली माता के मंदिर में 11 नींबू की माला चढ़ाना। नींबू की माला? हाँ, मान्यता है कि नींबू का खट्टापन केतु की तीव्र ऊर्जा को सोख लेता है। या फिर अनुराधा नक्षत्र के लिए हनुमान मंदिर में नारंगी सिंदूर और तेल देना। दान की बात तो फिर भी समझ आती है, लेकिन कुछ उपाय तो इतने अजीब है कि पहली बार में यकीन ही नहीं होता। मैंने पढ़ा कि एक उपाय के लिए अपने पास हमेशा चाकू रखने की सलाह दी गई है। ये क्या मामला है? हाँ, पहली बार में तो यही लगता है, लेकिन इसका मतलब आक्रामक होना नहीं है। यह उपाय कृत्तिका नक्षत्र के लिए है, जिसका प्रतीक ही एक धारदार औजार जैसे चाकू या छुरा है। अच्छा। मतलब भ्रम को काटने, बुरी आदतों को काटने और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। तो वो चाकू एक तरह का सिंबॉलिक रिमाइंडर है। अच्छा, तो ये एक मनोवैज्ञानिक टूल की तरह है। भरणी नक्षत्र के लिए भी कुछ बहुत अजीब उपाय हैं। एक तो है कि उस दिन किसी को पैसा उधार मत दो, वरना वापस नहीं आएगा। हाँ, भरणी नक्षत्र का संबंध यम यानी मृत्यु के देवता से है और ये अंत और बदलाव की ऊर्जा रखता है। तो मान्यता यह है कि इस दिन जो चीज आपसे दूर जाती है वो हमेशा के लिए चली जाती है, इसलिए पैसा उधार देने से मना किया गया है। लेकिन समृद्धि के लिए भी उपाय हैं उसी नक्षत्र में? हाँ बिल्कुल, जैसे घर में 5 किलो चीनी या मोटा नमक लाकर रखना। ये स्थिरता और प्रचुरता को घर में रोक कर रखने का प्रतीक है। और वो 3 बिंदुओं वाला उपाय, एक छोटे से कागज पर लाल पेन से 3 बिंदु बनाकर लेमिनेट करके पास रखना, ये तो बहुत ही अनोखा है। ये एक तरह का कह सकते हैं यंत्र या तावीज जैसा है। स्रोत के अनुसार 3 का अंक बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, जो विस्तार का ग्रह है। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, तो ये छोटा सा प्रतीक आपकी जेब में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरह काम करता है। और अगर पैसों की समस्या हो तो विशाखा नक्षत्र का एक उपाय है जो घर के वास्तु से जुड़ा है। घर के उत्तर पूर्व कोने में पानी से भरा मिट्टी का मटका रखना। सही कहा। उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान कोण ज्योतिष और वास्तु दोनों में सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है। देवस्थान है। मिट्टी का मटका पृथ्वी तत्व यानी स्थिरता का प्रतीक है और पानी प्रवाह और धन का। जब आप इस कोने में पानी से भरा मटका रखते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से समृद्धि की ऊर्जा को अपने घर के सबसे पवित्र स्थान पर स्थापित कर रहे होते हैं। और एक आखिरी उपाय जो मुझे बहुत विशिष्ट लगा वो ज्येष्ठा नक्षत्र का है,
1.25 किलो हरी मूंग, कुछ पैसे और 4 हरी कांच की चूड़ियों को हरे कपड़े में बांधकर किसी किन्नर को देना। इसमें इतनी सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है। अच्छा। हरा रंग बुध का है, इसलिए हरी मूंग, हरी चूड़ियां, हरा कपड़ा। अच्छा, ये कनेक्शन है। बिल्कुल। और किन्नर समुदाय को बुध ग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधि माना जाता है। तो जब आप बुध से जुड़ी चीजें बुध के प्रतिनिधि को दान करते हैं, तो ये बुध ग्रह को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ हो रहा है कि एक गाइड ज्योतिष को एक बहुत ही व्यवहारिक और कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर ले जाती है। इसमें महंगे अनुष्ठानों की जगह रोजमर्रा के छोटे-छोटे सचेत कार्यों पर जोर है। बिल्कुल। इन सभी उपायों में एक ही धारा पे रोया हुआ है: सजगता, उदारता और सभी जीवों के प्रति सम्मान। चाहे आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाएं, किसी जरूरतमंद की बेटी को तोहफा दें या अपने घर के कोने में पानी का मटका रखें, आप हर बार एक सचेत कर्म कर रहे हैं। सही। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कहता है कि अपना आंतरिक संतुलन साधने के लिए पहले बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाओ। ठीक है, तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने देखा कि इन सभी उपायों में रोजमर्रा की जीवन, दान और प्रकृति की देखभाल पर इतना जोर क्यों दिया गया है? ये इस ज्योतिषीय दर्शन के मूल सिद्धांत के बारे में क्या बताता है? क्या इसका गहरा मतलब ये है कि ब्रह्मांड के साथ संतुलन या कॉस्मिक अलाइनमेंट साधने की शुरुआत असल में अपने आसपास की दुनिया, लोगों, जीवों और पर्यावरण के साथ संतुलन साधने से होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।